औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मैकेनिज़्म्स ऑफ कार्डिक एरिथमिया के बारे में पढ़ेंगे कि कार्डिक एरिथमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, लेकिन कार्डिक एरिथमिया को समझने से पहले, इसके एरिथमिया को मैकेनिज़्म को समझने से पहले आपको ज़रूर मैकेनिज़्म ऑफ नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल आना चाहिए कि मैकेनिज़्म ऑफ नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो अगर ये समझ लिया तो आपके लिए कार्डियक एरिथमिया समझना आसान हो जाएगा। तो आप ज़रूर इससे पहले मेरी जो वीडियो है नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल वो ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो है कार्डियक एरिथमिया वो ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है। डिफेक्ट्स इन द इम्पल्स जनरेशन और दूसरा है डिफेक्ट्स इन द इम्पल्स कंडक्शन। जनरेशन में जो है इनहेंस ऑटोमेटिसिटी आते हैं और ट्रिगर एरिथमिया, और इसी तरह इम्पल्स कंडक्शन में जो है कौन कौन से आते हैं, री एंट्री आते हैं, ब्लॉक्स और इसी तरह एक्सेसरी पाथवेज, ये सारे इसमें आते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि शुरू करेंगे एब्नॉर्मलिटी ऑफ द इम्पल्स जनरेशन। जैसे जिस तरह मैंने कहा कि इनमें जो सबसे पहले है वो इनहेंस ऑटोमेटिसिटी है। तो इनहेंस ऑटोमेटिसिटी क्या होता है कि ऑटोमेटिसिटी जो नॉर्मली ऐसे नोट में की प्रॉपर्टी है, उस नोट की प्रॉपर्टी क्या है कि इट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस द इम्पल्स। तो ये इम्पल्स जो है ये इनहेंस हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली तो ये 60 to 100 बीट पर सेकंड से जो होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अब इससे 100 से ज़्यादा होगा, 150 होगा, 200 होगा, 400 होगा, तो उसे हम कहेंगे इनहेंस ऑटोमेटिसिटी। अब इनहेंस ऑटोमेटिसिटी जो है वो टू टाइप्स के है। द फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल इनहेंस ऑटोमेटिसिटी एंड सेकंड वन इज़ द एबनॉर्मल इनहेंस ऑटोमेटिसिटी। नॉर्मली क्या होता है कि ऑटोमेटिसिटी ऐसे नोड में ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन ज़्यादा होती है, अबव 100 बीट्स पर सेकंड से ज़्यादा होती है, 400 500 भी हो सकती है। और इसके जो रीजंस होते हैं वो है एनर्जिक स्टिमुलेशन के, एनर्जिक में ना ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और वो ब्लड पर एक्ट करके हार्ट पर एक्ट करके उसे इंक्रीज बना देता है यानी ज़्यादा कर देता है। दूसरा है हाइपोकैलेमिया, तीसरा है मैकेनिकल स्ट्रेच ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये तीनों जो है ये इनहेंस ऑटोमेटिसिटी काज करते हैं, लेकिन क्या नॉर्मल यानी ऐसे नोड से प्रोड्यूस होंगे। अब दूसरा है एबनॉर्मल इनहेंस ऑटोमेटिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो इम्पल्स हो वो ऐसे नोड की बजाय किसी और कार्डियक टिश्यू फॉर एग्जांपल करपरपंजी फाइबर से भी नोड कार्डियक मायोसाइट्स से प्रोड्यूस होती है। और ये मेनली इस्कीमिक मायोसाइट्स में होते हैं, क्योंकि इस्कीमिक मायोसाइट्स मोस्टली डीपोलराइज्ड होते हैं ड्यू टू द डीपोलराइज्ड इस्कीमिक मायोसाइट्स इसलिए होते क्योंकि इस्कीमिया हाइपोक्सिया काज करता है, और हाइपोक्सिया जो है इसकी वजह से एनर्जी नहीं होगी। जब एनर्जी नहीं होगी तो सोडियम, पोटाशियम, एटीपीएस और बहुत सारे जो दूसरे एटीपीएस है वो जो है वो नॉर्मल फंक्शन सरंजाम नहीं देंगे, और इसी तरह जो है आयनिक इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगी और सेल डिपोलराइज हो जाएगा। अब हम इनहेंस ऑटोमेटिसिटी को किस तरह डिक्रीज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है पोर मैट्रिक्स। सबसे पहले आप ये देख ले कि इसमें हमें टू टाइप्स ऑफ लाइन हमें नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेड वन, दिस इज द बेस लाइन यानी ये नॉर्मल रिदम है। सेकेंड वन इज द इफेक्ट ऑन द नॉर्मल रिदम बाय द ड्रग, और ये है ब्लैक लाइन। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि पहला एक्शन पोटेंशियल है, ये दूसरा नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम ऐसा करें कि इस और इसमें 4 पेज जिस तरह मैंने बताया था पहले लेक्चर में, आप ज़रूर देख लें कि मायोसाइट्स के एक्शन पोटेंशियल के 4 पेजेस होते हैं। दिस इज द पेज 4, दिस इज पेज 4, दिस इज द पेज 0, दिस वन इज द पेज 1, पेज 2
एंड दिस इज द पेज 3 सॉरी। क्या होता है कि अगर हम पेज 4 जो है ये वाला, इसकी अगर हम, और ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर हम ऐसा करें कि जो ये पेज 4 है इसकी स्लोप को डिक्रीज करें, फॉर एग्जांपल ये हो गया डिक्रीज, तो जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल होगा वो डिले हो जाएगा और इसी तरह एटॉमिसिटी कम हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग द पेज 4 स्लोप एक ये है, और दूसरा ये है कि हम जो है थ्रेशोल्ड, फॉर एग्जांपल ये थ्रेशोल्ड है, इसको इंक्रीज करें इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये थ्रेशोल्ड है फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको, ये 40 है -40, अगर हम इसको -60 है, हम इसको -40 करें, यानी इंक्रीज करें इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये 0 है तो ये ज़्यादा हो गया, तो वर्ड 0 ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड जो है एरिया ज़्यादा हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा करंट चाहिए इसको एक्साइट करने के लिए, उसी तरह जो है ऑटोमेटिसिटी कम हो जाएगी। चौथा जो है इंक्रीज द मैक्सिमम डायस्टोलिक पोटेंशियल। ये मैक्सिमम डायस्टोलिक पोटेंशियल यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसको इंक्रीज करे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। रेस्टिंग को, थ्रेशोल्ड को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया था टुवर्ड द जीरो के जितना करीब होता है इतना ज़्यादा होता है, इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इंक्रीज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ पर लाएँ, ये -90 है, हम इसको -100 करें, तो इसी तरह थ्रेशोल्ड जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड है और इसके माबेन जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और ऑटोमेटिसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको एक्साइट करने के लिए। चौथा है कि एक्शन पोटेंशियल, ये देखें तो ये डिक्रीज किया है और यहाँ पर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया है। ये नॉर्मल है, ये रेड वन, और ये ब्लैक वन, ये ड्रग इफेक्ट है। तीसरा ये है कि हम अगर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, अगर हम इसको ड्यूरेशन करें, एक्शन पोटेंशियल ये नॉर्मल ड्यूरेशन है और ये इनहेंस ड्यूरेशन, तो अगर हम इसको करें तो हम देख सकते हैं कि ऑटोमेटिसिटी वो डिक्रीज होगी। तो ये 4 मेथड है, इसके ज़रिए हम ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। अब कौन से ड्रग्स चाहिए इनको करने के लिए, तो जो फर्स्ट 3 इफेक्ट्स है वो मेनली सोडियम चैनल्स ब्लॉकर से यानी क्लास 1 एंटीआरिथमिक ड्रग से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो दूसरा है ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर से प्रोड्यूस होगा। इसलिए यही सिंक्रोनिज्म लाने के लिए कि किस तरह मैकेनिज्म क्या है, यही समझाने के लिए मैं आपको पूरा पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी समझा रहा था। तो आप ये ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर आप देख लें। अब आते हैं दूसरे की तरफ। फर्स्ट जनरेशन में पहला ऑटोमेटिसिटी था, एनहेंस ऑटोमेटिसिटी, दूसरा है ट्रिगर्ड रिदम। तो ट्रिगर्ड रिदम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबनॉर्मल सेकेंडरी डीपोलराइजेशन आफ्टर द इनिशियल नॉर्मल रिपोलराइजेशन। एबनॉर्मल सेकेंडरी डीपोलराइजेशन ऑफ द इनिशियल नॉर्मल रिपोलराइजेशन, इसको क्या कहते हैं? ट्रिगर रिदम। फॉर एग्जांपल ये एक रिदम हो गया, तो दूसरा जो रिदम होगा ये एबनॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस। मैं आपको इसका पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा जो है डायग्राम में। ये तो सही डायग्राम नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट नॉर्मल होगा, इसके बाद जो होगा वो एबनॉर्मल होगा। एंड दे आर कॉल्ड ट्रिगर्ड रिदम बिकॉज दे आर ट्रिगर आफ्टर द नॉर्मल रिदम टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिदम। ये जो है नॉर्मल रिदम के बाद प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रिगर्ड रिदम कहते हैं। ट्रिगर्ड रिदम में हमारे पास 2 टाइप्स है। The first one is the delayed after depolarization and the second one is the early after depolarization. Delayed after depolarization इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेज 4 में होता है, और early इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेज 2 और फेज 3 में होता है। फेज 2 और फेज 3 में मेनली होता है। फेजेस तो आपको समझ आ जाए होंगे। अब इसके काजेस क्या है? तो delayed after depolarization mainly due to increase intracellular calcium। अभी इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या करेगा? इट कॉज कैल्शियम
mediated oscillation प्रोड्यूस करेगा, और if this oscillation reaches the threshold it can cause the delayed after depolarization। ये कौन सी वजह, डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन कौन सी, किसकी वजह से है, कैल्शियम की वजह से। तो अगर हम कैल्शियम चैनल्स बनाकर को ले लें, कैल्शियम चैनल्स बनाकर को, तो ये डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन डिक्रीज हो सकती है। दूसरा है अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन की रीज़न, तो ये जो है पेज 2 में जो होता है, प्लेटो में ये मेनली ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंडक्शन क्या काज करेगा, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन करेगा। और पेज 3 में जो होता है ये मेनली ड्यू टू डिक्रीज पोटेशियम करंट एंड दिस बोथ विल कॉज इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड दिस विल इन टर्न कॉज द अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। अब आप देख सकते हैं इससे पहले जो होगा वो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल। अब आप देख सकते हैं ये ड्यूरिंग द प्लेटो हुआ है, ड्यूरिंग द प्लेटो हुआ है तो इसको कहते हैं पेज 2 अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। ये है पेज 3 अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन ड्यूरिंग द पेज 3 हुआ है, और ये जो आप देख सकते हैं डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन ये ड्यूरिंग द पेज 4 हुआ है, यानी इस पेज के दौरान ये हुआ है। तो ये सारे आपको देख सकते हैं। अब इसके क्या जिसका है दोनों की, सो जो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन है, डिपोलराइजेशन इसके काज में डिजिटल टॉक्सिसिटी है, कैटेकोलामीन्स है, तो ये देख लें। अब अगर हम बीटा ब्लॉकर्स को दे दें जो कि एंटी ड्रग्स है, तो ये इसको डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस्कीमिया, म्यूटेशन इन द रायोडेनिन रिसेप्टर, इसलिए कि इसमें जब म्यूटेशन होगी तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होगा, एंड ड्रग्स डेट इंक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ये चारों जो है इसके रीज़न है। अब अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन के काजेस क्या है, तो उसके बहुत सारे काजेस हैं। फॉर एग्जांपल द स्लो रेट, द मैकेनिकल स्ट्रेच, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, लो एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, लो एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, लो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 3 एंटी-अरिथमिक ड्रग्स, phenothiazines, tricyclic and tetracyclic repressants, erythromycin and antihistamine, कैल्शियम, एमाइलोराइड और बेरियम। ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें है याद कर ले, ये ज़रूर याद कर लें ये। और जो है दूसरा क्या है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एमाइलोराइड, एंटीहिस्टामिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है इम्पॉर्टेंट ज़रूर याद कर लें। ये सारे इसके रीजंस हैं। अब आते हैं दूसरे की तरफ जो है डिफेक्ट्स इन द इम्पल्स कंडक्शन। नॉर्मली ऐसे नोड से थ्रूआउट द हार्ट, थ्रू एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स और परकुंजी फाइबर्स थ्रूआउट द हार्ट ये क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। लेकिन इम्पल्स कंडक्शन में जो है ये इसमें क्या आता है, डिफेक्ट्स आ जाता है, और इसमें भी ड्यू टू रीएंट्री ब्लॉक और एक्सेसरी ट्रैक पाथवे। तो सबसे पहले रीएंट्री के बारे में जानते हैं कि रीएंट्री क्या है। तो रीएंट्री कब होती है, अकर्स व्हेन द नॉर्मल इम्पल्स फेल्स टू डाई एंड इट रीएक्साइट द हार्ट रिपीटेडली एंड रैपिडली अगेन एंड अगेन। रिपीटेडली एंड नॉर्मल जो इम्पल्स है ये स्प्रेड होकर थ्रूआउट द हार्ट स्प्रेड हुआ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। अब ये काम करेगा कि ये दोबारा हार्ट को रिपीटेडली और रैपिडली डिपोलराइज करेगा, और इस तरह रीएंट्री कर सकते। इसके काजेस, द मोस्ट कॉमन काज इज द scar and this scar may be due to the MI in any other reason like chronic cardiac stress। ये स्कार जो है मोस्ट कॉमन काज है रीएंट्री का। अब कंडीशन क्या चाहिए इसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी 2 roughly parallel conducting pathways and they must be connected proximally and distally around an obstacle, and these both pathways are called alpha and beta pathway, in which the one pathway anyone will have the long refractory period and will have a slow conductance, and vice versa means that the other will have a short refractory period and a fast conduction. One pathway will have a long refractory period and slow conduction, and the other pathway will have a fast refractory period, short refractory period and fast conduction velocity.
अब इसको इस एग्जाम्पल में देखते थे। ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है, ये आप देख सकते हैं ऑब्स्टिकल है, ये जो है ए बी नोड है, ये ए बी नोड है। ये हमारे पास एक पाथवे है जिसको हम अल्फा कहते हैं, ये दूसरा है जिसको हम बीटा। इसमें बीटा की लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड है और स्लो कंडक्शन वेलोसिटी है, और अल्फा की शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड है और इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। ये लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इस पाथवे की इसलिए है कि इसमें स्कार है, और स्कार में चूँकि डैमेज मायोसाइट्स भी होते हैं, तो इस डैमेज मायोसाइट्स की वजह से इसको एक्साइट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये इसकी रिफ्रैक्टिव पीरियड वो इंक्रीज होती है। दूसरा कंडीशन, दिस बोथ पाथवे एनी वन of these both pathway will have a unidirectional block, meaning that it will block the interrogate impulse but will allow the retrograde impulse. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इम्पल्स आ गया, इसके साथ जो है अब टू पाथवेज है, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, यहाँ तो जा नहीं सकता, तो ये हो गया यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक, इंटरोगेट ब्लॉक हो जाएगा। ये एक जो है इसमें एक पूरा हो गया। यहाँ पर इसलिए नहीं जा सकता कि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में है, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड, इट इज इन द रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड इट विल नॉट अलाउ द इम्पल्स टू गो। तो ये क्या गए, ये इस शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पार्ट विल इंक्रीज फास्ट कंडक्शन वेलोसिटी के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ से जाकर जो है वेंट्रिकल को क्या करेगा, रिजाइड कर लेगा, लेकिन ये दूसरा पाथवे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आता है तो इसकी रिफ्रैक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हुई होती है, तो ये दोबारा वापस चले जाता है, यहाँ पर चला जाता है। और थर्ड जो है ये भी समझ ले, स्लो रिट्रोग्रेड कंडक्शन वेलोसिटी, देखिए रिट्रोग्रेड आ गया ना, दूसरे यदि पीछे के रास्ते से आ गया तो यह क्या है, रिट्रोग्रेड कंडक्शन वेलोसिटी इसकी जो है वो स्लो है, जिस तरह मैंने कहा था। अब ये स्लोली यहाँ पर आ गया। जब ये स्लोली यहाँ पर जाता है तो क्या होता है कि जितना स्लो हो जाएगा तो इसके पीछे जो टिश्यूज़ है वो रिफ्रैक्टिव से जो है वो निकलते जाएंगे, क्योंकि ये तो स्लोली जाता है। तो जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो यहाँ वाले टिश्यू जो है और फिर यहाँ वाले टिश्यू ये रिफ्रैक्टिव से गए होते हैं, लेकिन यहाँ वाले जो टिश्यू है ये अभी भी रिफ्रैक्टिव पीरियड में है, और इसलिए जब दूसरा इम्पल्स आएगा तो यहाँ पर दोबारा नहीं जाएगा, बल्कि इसी रास्ते के रिफ्रैक्टिव पीरियड में है। लेकिन यहाँ वाले जो है ये रिफ्रैक्टिव से ख़त्म हुए होते। अब जब यहाँ तक ये इम्पल्स पहुँच गए दोबारा ये वाले, तो ये कहेंगे फास्ट यहाँ से गुजर कर यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये दोबारा रिफ्रैक्टिव से की ख़त्म हुई होती है, और इसी तरह ये दोबारा यहाँ पर चला जाएगा। और इसी तरह ये एक री एंट्री जो है एक सर्कल के थ्रू में जाएगा, कुछ यहाँ पर आएंगे कुछ यहाँ पर जाएगा। इस तरह वेंट्रिकल्स को जो है एरिथमिया के फॉर्म में उसको एक्साइट करेगा। एरिथमिया वेंट्रिकल्स को एक नॉर्मल इम्पल्स आता है एक री एंट्री की वजह से, तो ये इट कैन प्रोड्यूस द टेकी एरिथमिया। इनके 2 इम्पल्स आएंगे और इट में भी 3, 4 और 5 डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द री एंट्री करंट। तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक, स्लो रिट्रोग्रेड कंडक्शन वेलोसिटी और 2 रैपिडली पैरेलल कंडक्टिंग पाथवेज, इसके लिए कुछ है रिक्वायरमेंट से। अब आते हैं दूसरी की तरफ जो कि है ब्लॉक। री एंट्री तो हो गया, अब इस री एंट्री को ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि या तो इस पाथवे की जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड हो, इस दोनों पाथवे के रिफ्रैक्टिव पीरियड को या दोनों पाथवे की कंडक्शन वेलोसिटी को एक जैसे बनाना है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड को एक जैसे बनाने के लिए या तो इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के जो है उसको इंक्रीज करना होगा, और इसके लिए हम कहते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, या इस वाले को शॉर्ट करना होगा ताकि इसके बराबर आ जाए। इस तरह या इस कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा या इस वेलोसिटी को डिक्रीज करना होता है। अगर इंक्रीज करना है, अगर हम इसको डिक्रीज करना है तो हम कौन सा चैनल देंगे, हम कौन से ड्रग्स देंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी मेनली जो है वो फेज 0 के इम्पल्स पर स्लोप पर डिपेंड करती है। तो अगर हम और फेज 0 जो है
ये मेनली सोडियम चैनल्स की वजह से होता है, तो हम इसको ब्लॉक करेंगे तो ये स्लोप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह इट वी कैन प्रिवेंट दिस री-एंट्री। अब आते हैं ब्लॉक की तरफ। इट अकर्स व्हेन इम्पल्स फेल टू प्रोपगेट and it may be due to the presence of inexcitable tissue. In this inexcitable tissue जो है mainly may be due to the refractoriness of the tissue हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है और scarring हो सकता है। प्लग जो है जब impulse fail to propagate due to the presence of inexcitable tissue, and this inexcitable tissue may be due to refractoriness, ischemia or scarring, and this resulting in the bradyarrhythmia. Plug can be three types: type 1, type 2, type 3. There is slowness and there is complete block, and this is in between this moderate block, block 1, block 2, block 3. अब तीसरा जो है वो है इम्पल्स डिफेक्ट ड्यू टू इम्पल्स जनरेशन जो है उसमें है एक्सेसरी ट्रैक पाथवेज। नॉर्मल इम्पल्स जो आपको पता है कि ऐसे नोड से एवी नोड तक बंडल आप इस पर द हार्ट स्प्रेड करके ये जो है वो खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है। लेकिन सम पीपल हैव एक्सेसरी पाथवे कॉल्ड बंडल ऑफ केंट व्हिच बाईपास दिस एवी नोड, एंड दिस बंडल ऑफ केंट इज कॉल्ड ए बैंड। व्हाट इज दिस? इज बैंड ऑफ मायोकार्डियम। तो क्या करता है कि वेंट्रिकल जो है फिर receives two impulses, one through the AV node and other through this bundle of Kent. So this can result in the arrhythmia. For example, ये two ventricles हैं, ऐसे नोड है, AV नोड है, इसके जरिए आता है। लेकिन कभी कभी बंडल ऑफ केंट जो है मायोकार्डियम का टिश्यू यहाँ पर आ जाता है, तो ऐसे नोड से एट्रियम से थ्रू बंडल ऑफ केंट और बंडल ऑफ केंट से वेंट्रिकल की तरफ, और इसी तरह वेंट्रिकल जो है टू impulses रिसीव करता है। इट कैन रिजल्ट इन tachyarrhythmia. So that's all for today. Thank you.